तो आफ्टर डाइल्यूशन क्या हो गया, एम फाइनल और वी फाइनल हो गया। आगे बात समझ, ये हो जाएगा हमारा डाइल्यूशन का केस। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं किस पे, नेक्स्ट दूसरे केस पे आते हैं। तो दूसरा केस है, जैसे दूसरा केस है, इसमें है दूसरा केस है अपना मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन की मिक्सिंग। कैसे थे, नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन थे। कैसे थे, नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस थे। ठीक है, तो पहले क्या किया मैंने, पहले मोल्स ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूशन के मोल्स प्लस दूसरे सॉल्यूशन के मोल्स, मोल्स ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन, तो वो बराबर हो जाएंगे किसके, फाइनल मोल्स के बराबर हो जाएंगे, फाइनल मोल्स के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी मोल्स को लिखना। ठीक है, तो मोल्स कैसे निकालते हैं, अभी मैंने देखा कि मोल्स निकालने का तरीका ये होता है। तो अब मोल्स पहले सॉल्यूशन के कैसे लिखेंगे, M1V1 लिखेंगे, दूसरे सॉल्यूशन के कैसे लिखेंगे, M2V2 लिखेंगे, और फाइनल लिख देंगे हम M फाइनल और V फाइनल लिख देंगे। तो इसको मिटा दूं, ऊपर वाले को मिटा देता हूं। ठीक है, तो जैसे M1V1 हो गए इसके, M2V2 हो गए इसके, और ये किसके बराबर हो जाएंगे, M फाइनल V फाइनल के बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्व। ठीक है, अब हम देखते हैं मोलैलिटी को। इसको देखते हैं, मोलैलिटी को देखते हैं। तो मोलैलिटी क्या होती है उसको समझना होगा। मोलैलिटी होती है हमारी, मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, किसमें होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर वाला मिटा दूं। अब इसी को मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं वो देख लेते हैं। मोल्स को लिखना हम जानते हैं, मोल्स जो होते हैं वो होते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो उस वैल्यू को अब हम कहां पुट करेंगे, यहां पर पुट करेंगे। तो इस वैल्यू का हमने यहां पर जब हमने पुट करा तो मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो मैंने लिख दिया स्मॉल m बराबर मास अपॉन मोलर मास, सही बात है। इनटू में क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा 1000, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, किसमें है, अब ग्राम में है। समझ आ गया, मास अब किसमें है, ग्राम में है। ये होगी हमारी मोलैलिटी कंप्लीट। मोलैलिटी कंप्लीट हो गई। फिर आते हैं हम किस पे, रिलेशन पे आते हैं। तो रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी, मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, एंड मोलैरिटी को, मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो लिख देते हैं स्मॉल m हमारा यहाँ पर है मोलैलिटी, ठीक है, और कैपिटल M है हमारा यहाँ पर मोलैरिटी। सही बात है। तो इस फॉर्मूले को हमें क्या करना होगा, याद करना होगा। तो लिखते पहले हम जानते हैं कि मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी होती है अपना मास अपॉन मोलर मास इनटू में 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, सॉरी इन ml। और हमने मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा बनता है मोलैलिटी बराबर 1000 इंटू डी इंटू मोलैरिटी अपॉन में बनता है हमारा, इधर डी नहीं आएगा, इधर आएगा अपना ओनली मोलैरिटी, अपॉन में आ जाएगा अपना काम
1000 आई थिंक, यस 1000 हो जाएगा, डी हो जाएगा, माइनस में मोलैरिटी हो जाएगी, इनटू में उसका सॉल्वेंट का मास हो जाएगा। आएगी बात समझ में? तो ये होता है हमारा फॉर्मूला, जो मोलैरिटी हो गई ये और मोलैरिटी हो गई ये, इसको दर्शाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखेंगे किसको, इसके बाद हम समझेंगे पार्ट्स पर मिलियन को। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या है, उस चीज को समझेंगे। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन में हम क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इनटू में 10 टू द पावर 6 हो जाता है, इनटू में 10 टू द पावर क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो ये फॉर्मूला है पार्ट्स पर मिलियन का, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 10 टू द पावर 6 हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम किस पे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ को। जैसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है, पहले बात तो ये हम समझेंगे। जैसे वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ O2 एट एसटीपी पर जो O2 का वॉल्यूम है वो फॉर्म्ड हुआ, प्रोड्यूस्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ पोजिशन ऑफ वन वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। वन वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन के डिकम्पोजिशन से जो वॉल्यूम O2 का ऑब्टेन्ड हुआ या फिर प्रोड्यूस्ड हुआ एसटीपी पर, वही हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ के कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ 11.2 इंटू मोलैरिटी, सही बात है, ये आ गया हमारा मोलैरिटी में। हम मोलैरिटी में भी इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम किसको, मोलैरिटी को ही चेंज करेंगे। जैसे 11.2 इंटू में मोलैरिटी है, और मोलैरिटी हम क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी होती है हमारी मास अपॉन मोलर मास इंटू में 1000 अपॉन में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा ml में। तो हम मोलैरिटी को चेंज करते जाएंगे और हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बनता जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नया टॉपिक, एक और फॉर्मूला देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे फॉर्मूला होगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर में 11.2 इंटू में स्ट्रेंथ दे देंगे, स्ट्रेंथ, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगी, मोलर मास हो जाएगी, अपॉन में क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। सही फॉर्मूला है। ठीक, अब नया टॉपिक है हमारा कौन सा, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी टॉपिक है। तो नॉर्मेलिटी में क्या होगा, नॉर्मेलिटी में होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट dissolved in, number of gram equivalent dissolved in 1 liter solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का डिसॉल्व होना ही नॉर्मेलिटी कहलाता है। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाता है ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्विवेलेंट अपॉन में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। सही बात है, तो किस में है वॉल्यूम, लीटर में है। ठीक है, ये होगी हमारी नॉर्मेलिटी। इसके कुछ फॉर्मूले और बन जाएंगे, जैसे देख लेते हैं नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले। पहले हमें इक्विवेलेंट को समझना होगा। इक्विवेलेंट क्या होते हैं, तो इक्विवेलेंट होता है क्या,
इक्विवेलेंट होता है अपना, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कहाँ लिख गया है यार, हाँ, तो इक्विवेलेंट्स होते हैं हमारे, इक्विवेलेंट्स होते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, अपॉन में क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास हो गया, इक्विवेलेंट मास हो गया, सही बात है। तो इक्विवेलेंट्स की जगह अब हम क्या रख देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट मास को रख देंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा उसको देख लेते हैं। तो नॉर्मेलिटी जो होगी वो हमारी कितने के बराबर हो जाएगी, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास हो जाएगा अपॉन इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, इनटू में 1000 हो जाएगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml हो जाएगा। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला आ जाता है किसका, नॉर्मेलिटी का। अब इक्विवेलेंट मास को हम क्या लिख देते हैं, अभी हम सारे इक्विवेलेंट मास को निकालेंगे, मतलब बहुत सारे इक्विवेलेंट मास को हम अभी निकालेंगे। तो जैसे इक्विवेलेंट मास होता है अपना मास अपॉन मोलर मास, नहीं, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। बहुत कंफ्यूजन है यार, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं तो आप लोग भी क्या करोगे, है ना। तो इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अभी एन फैक्टर हम क्या करेंगे, बहुत सारे एन फैक्टर को निकालेंगे और उससे फिर हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास को निकालेंगे। तो जैसे इस वैल्यू को अब हम यहां पर पुट कर दे तो क्या होगा, तो अब मिटा देता हूं इसको, है ना। तो ये वैल्यू अब हम पुट करने वाले हैं नॉर्मेलिटी में। तो नॉर्मेलिटी होती थी अपनी इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट्स होते थे, तो इक्विवेलेंट रखा, इक्विवेलेंट क्या होता था, मास ऑफ सॉल्यूट होता था, तो मास ऑफ सॉल्यूट में चेंज कर लिया, मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, सही बात है। अपॉन में क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास हुआ था, तो मोलर मास रख दिया मोलर मास, इनटू में एन फैक्टर ऊपर चला गया, इनटू में 1000 ऊपर था, और अपॉन में वॉल्यूम हमारा लीटर में आ गया, ml में आ जाएगा, क्योंकि 1000 हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा किसका फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। आगे बात समझ, नॉर्मेलिटी क्या होती है। और उसके बाद एक दो फॉर्मूले और देख लेते हैं नॉर्मेलिटी के, क्या क्या हो जाएंगे। जैसे हमने मोलैरिटी में क्या किया था, स्ट्रेंथ ऊपर रखी थी, अपॉन मोलर मास रखा था। अब नॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। आगे बात समझ में, ये हो जाता है हमारा नॉर्मेलिटी। ठीक है, एक और फॉर्मूला हो जाता है, जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू में 10 अपॉन में इक्विवेलेंट मास। ऐसा ही हमने कहा करा था, मोलैरिटी में गया था। तो मोलैरिटी में क्या करा था, परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू 10 अपॉन में मोलर मास करा था। अब यहाँ पर क्या है, इक्विवेलेंट मास है, यहाँ पर क्या है अपना इक्विवेलेंट मास है। तो एक और फॉर्मूला था हमारा जिसमें डेंसिटी आ गई थी, तो उस फॉर्मूले को लिखेंगे, जैसे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 इनटू डी अपॉन में अपना मोलर मास की जगह क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास आएगा। आगे बात समझ, ये सारे मोलैरिटी के फॉर्मूलेज हैं, है ना। ज्यादा मतलब ज्यादा डेफिनेशन होंगी तो ज्यादा कंफ्यूजन होगी। तो हम मोलैरिटी में मोलर मास आता है, इसमें क्या आता है, इक्विवेलेंट मास आता है। तो हम मान के चलेंगे कि मोलर मास ही है, एग्जैक्ट मोलर मास है। यदि उसमें एन फैक्टर नहीं होगा तो वो मोलर मास के बराबर ही होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नए टॉपिक को देख लेते हैं। जैसे हमारा इक्विवेलेंट मास हो गया, फिर उसके बाद आता है एन फैक्टर। अब एन फैक्टर को ही निकालना है, एन फैक्टर। एन फैक्टर को कैसे निकालेंगे, जैसे एन फैक्टर होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एन एलिमेंट और एटम और मॉलिक्यूल, जो भी है ना। जिस एलिमेंट ने, जिस एटम ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लॉस्ट करा और गेन करा, वही हमारा एन फैक्टर हो जाता है।
जैसे n फैक्टर अब निकालते हैं अलग अलग चीजों के, तो n फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट के n फैक्टर क्या होंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं किसको, एलिमेंट को लिख लेता हूं, सही है। और यहां पर लिख लेता हूं मैं n फैक्टर को लिख लेता हूं, ठीक है। और मैं यहां पर लिख लेता हूं किसको, इक्विवेलेंट मास को लिख लेता हूं। और इक्विवेलेंट मास हम जानते हैं मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। जैसे एलिमेंट मैंने किसको ले लिया, सोडियम को ले लिया, तो सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, तो देने के लिए भी एक ही है, लेने के लिए भी एक ही है, ठीक है। तो इसके पास क्या हो गया, 1 हो गया, हो गया। तो इसमें इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, 23 होता है इसका मोलर मास, ठीक है। मोलर मास रखा, अपॉन में एन फैक्टर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 23 ग्राम हमारा इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। आगे बात समझ, इक्विवेलेंट मास कितना हो गया, 23 ग्राम हो गया। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरे एग्जांपल में क्या है, यह एन फैक्टर जो होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी बेस्ड होता है। जैसे किसी किसी ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी मैंने बताया कि सोडियम जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जैसे एल्कली अर्थ मेटल्स +2 में होंगे, एल्कली मेटल्स +1 में होंगे। तो एल्कली अर्थ मेटल्स का एन फैक्टर क्या रहेगा, जनरली +2 रहेगा, क्यों, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है, ठीक है। तो जैसे अब Ba+2, Ba देख लिया, Ba+2 का हो गया, है ना, तो कितना हो गया, एन फैक्टर 2 हो गया, ठीक है। एन फैक्टर इसका कितना हो गया, 2 हो गया। तो इक्विवेलेंट मास आप लोग निकाल लोगे ना, क्योंकि मोलर मास पता होना चाहिए और एन फैक्टर मैंने बता ही दिया है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम एन फैक्टर किसका, नेक्स्ट एन फैक्टर किसका है नेक्स्ट। जैसे इसी में एक दो क्या है, कंबाइंड एलिमेंट है, जैसे तुम लोग जानते होगे Cu को, Cu जो होता है वो Cu2O है और Cu2O है और Cu है। जैसे Fe है हमारा, Fe2O3 में है और किसमें है, FeO में है, ठीक है। इधर पे हम एन फैक्टर को लिखेंगे, इधर पे क्या लिखेंगे हम, एन फैक्टर को, तो एन फैक्टर यहां लिख दिया मैंने, सही बात है। ये हमारे क्या है, एलिमेंट है, जैसा पहले लिखा था। दोबारा से समझाने के लिए मैंने एक और एग्जांपल ले लिए, 2, ठीक है। इधर पे मैंने इक्विवेलेंट मास कर दिया, इक्विवेलेंट मास मुझे पता था मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता था। अब मैं क्या करूंगा, जैसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी वो देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखना होगा। X जैसे मैंने कॉपर को मान लिया, ठीक, इनटू में क्या कर दिया 2, क्योंकि 2 है, ठीक है। और ऑक्सीजन का हमें पता है जनरली -2 में होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। 1 है इंटू 1 कर दिया। इसके आगे ना तो मतलब हम जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं उसमें क्या करते हैं, कैटायन का चार्ज बराबर एनायन का चार्ज, मतलब कि कैटायनिक चार्ज बराबर एनायनिक चार्ज करते हैं। तो जैसे ये हो गया हमारा 2x हो गया, इधर क्या हो गया 2 इंटू 1 कितना होता है -2, मतलब माइनस था तो -2 हो गया, ठीक। इधर बराबर में 0 कर दिया, तो x बराबर कितना आ रहा है, +1 आ रहा है। इसमें कॉपर जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आगे बात समझ में। अब हम निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या करना होगा, एक कॉपर है तो x इंटू 1, और ऑक्सीजन का हमें पता है कितना होता है -2, कितने हैं, 1 है, बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो x इंटू 1 क्या हो गया, x हो गया, माइनस में 2 इंटू 1 क्या हो गया 2 हो गया, बराबर में 0 हो गया, तो x बराबर में 2 हो गया। तो ये किस स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये किस स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट नीचे वाले पे चलते हैं। जैसे नीचे वाले में क्या हो जाएगा, जैसे Fe2O3 में चलते हैं, तो x एक Fe के लिए इंटू 2 2 Fe के लिए, प्लस नहीं होगा क्योंकि माइनस है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, इंटू में कितने हैं 3 है ऑक्सीजन, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हो गया अपना 2x, सही है। माइनस कितना हो जाएगा 6,
बराबर में कितना हो जाएगा 0। x कितना है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है इसके अंदर। और इसमें देखेंगे नीचे वाले में तो क्या होगा, जैसे नीचे वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या होगा, जैसे इसमें निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एक Fe है, x लिखा एक के लिए, इंटू 1 करा क्योंकि एक है, ठीक है। फिर -2 होता है ऑक्सीजन का, मुझे पता है, और तो x बराबर कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये है हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे बात समझ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लिया, तो अब इसे मिटा देते हैं, है ना। अब ऑक्सीडेशन स्टेट का ही यहाँ पर यूज होगा। मैंने बताया था अपनी डेफिनेशन में कि ऑक्सीडेशन स्टेट ही एन फैक्टर होता है जनरली। तो जैसे +1 है तो +1 हो गया पहले वाले केस के लिए, ठीक है। अब इसका पूरा का पूरा हमें क्या लिखना होगा, मोलर मास लिखना होगा। तो मोलर मास लिखेंगे कॉपर का 40 इंटू कितने हैं 2 है, प्लस में ऑक्सीजन 1 है तो 16, अपॉन में एन फैक्टर कितना है 1, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 96 ग्राम। आगे बात समझ। अब जैसे दूसरे वाले को देख लें, इसके पास +2 है, तो जनरली हम क्या करते हैं, चार्ज नहीं, मतलब प्लस में है और माइनस में है, साइन कभी नहीं लिखते हैं एन फैक्टर के अंदर, ये बात भी समझ लेना। फिर हम देख लेते हैं 40 कितना है, 1 है तो 1 के लिए, प्लस ऑक्सीजन 1 है तो 16 अपॉन में 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया 56 ग्राम हो गया, ठीक। अब जैसे इसको देखते हैं Fe2O3 को, तो Fe2O3 के लिए क्या हो जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 3 लिख दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, Fe का होता है 56 इंटू में 2 हो जाता है, फिर उसके बाद प्लस ऑक्सीजन है 3, एक का होता है 16, एक का होता है 16, तो हो गया 3 से डिवाइड कर दिया। एन फैक्टर से क्या करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। इसको ग्राम में लिख दिया। ऐसे ही इसके लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आयरन का होता है, जैसे इक्विवेलेंट मास में इधर लिख लेता हूं इसका, वो है 56, प्लस में 1 है तो 16, अपॉन में 2 कर देंगे तो बराबर में ग्राम आ गया, सही है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, इक्विवेलेंट मास को निकाल लिया, एन फैक्टर को समझ लिया और ऑक्सीडेशन स्टेट को समझ लिया। आगे बात समझ। अब हम एन फैक्टर निकालते हैं, एन फैक्टर एलिमेंट का एन फैक्टर निकालते हैं किसमें, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो देखते हैं क्या आएगा एन फैक्टर हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्म में। एन फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, जैसे O2 का निकालते हैं, फिर हम निकालते हैं N2 का निकालते हैं, फिर उसके बाद हम H2 का निकालते हैं। जैसे एक ऑक्सीजन का कितना होता था 2 होता था, क्योंकि उसके पास -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। किस में रहता है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। इंटू कितने हैं 2 है, इंटू कितने हैं 2 है,